जय हिंद दोस्तों, आप सभी के साथ मैं राजेश कुमार और मेरे चैनल जय हिंद में आप सभी का स्वागत है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में एक जनसभा के दौरान छाती तान के कहा कि हमने 2002 में कुछ लोगों को ऐसा सबक सिखाया कि उन्हें बाहर गुजरात छोड़कर जाना पड़ा। तो गुजरात के चुनावों में 2002 के दंगों की एंट्री हो चुकी है और इसी की बिसात के आधार पर अब बीजेपी गुजरात में चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं गुजरात दंगों की बात करने वाला हूं? नहीं, मैं आज गुजरात दंगों की बात नहीं करने वाला। मैं बात थोड़ा सा हटकर करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं कि 27 साल के अंदर गुजरात के अंदर वो कौन से राज दफन हैं जिनके बाहर निकलने से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या वाकई में पिछले 27 साल में गुजरात में कुछ ऐसा हुआ है जो अगर दूसरी पार्टी आती है, उन फाइलों को खोलती है, जो फाइलें दफन कर दी गई हैं वो बाहर आती हैं, तो क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? यह सवाल इसलिए लाजमी हो जाता है दोस्तों क्योंकि 27 साल से वहां पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी काबिज है और कई कुछ इन 27 सालों में वहां पर हुआ है, लेकिन वो वहीं पर दफन हो गया है। और इस बात का अंदेशा बीजेपी को भी है कि अगर दूसरी पार्टी यहां पे सत्ता में बैठी तो हो सकता है वो फाइलें खुल जाएं और फिर से उन मामलों की जांच होना शुरू हो जाए। तो आज सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार गुजरात को लेकर इतने संवेदनशील प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह क्यों हैं। क्या वाकई में गुजरात के अंदर कई राज छिपे हैं जो राज बाहर आने से 2024 पर बड़ा असर पड़ सकता है। तो आज शुरुआत करेंगे 2002 के दंगों के साथ, जिसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में किया है। लेकिन क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पहले आप वो सुन लीजिए, उसके बाद बात गुजरात दंगों की और उसके बाद क्या कुछ राज छिपे हैं उसकी भी बात। એવો પાઠ ભણાયો કે 2002 પછી 22 તે હજી કોઈ ડોકું ઊંચું નથી કરતું ભાઈ। રમખાણો કરાવવા વાળા ગુજરાતની બહાર જતા રહ્યા। ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ગુજરાતમાં શાંતિ સ્થાપી કર્ફ્યુ વગરનો પ્રદેશ બનાવવાનું કામ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કર્યું છે। तो दोस्तों, क्या गुजरात मॉडल फेल हो चुका है और क्या डबल इंजन की सरकार गुजरात में फेल हो चुकी है जो गृह मंत्री अमित शाह को 2002 के दंगों की याद दिलानी पड़ी है? और क्या यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी अब हर रैली में जाकर यह कहते हैं कि लोग मुझे गालियां दिया करते हैं? तो क्या वाकई में जिस गुजरात मॉडल को देश के सामने रखा था वो धाराशायी हो चुका है? मैं बात गुजरात मॉडल की नहीं कर रहा हूं, मैं बात आज उन राज्यों की कर रहा हूं अगर सत्ता पलटती है तो वो राज सामने आ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें जहां पर बढ़ सकती हैं क्योंकि 27 साल से एक ही पार्टी का वहां पर राज है और इस राज के अंदर कई राज दफन हैं। वो राज कौन से हैं, सिलसिलेवार तरीके से अगर समझे तो गुजरात दंगों की सबसे पहले बात होती है 27 फरवरी 2002 साबरमती एक्सप्रेस में आग, 59 लोगों की मौत। उसके बाद गुजरात में दंगे भड़कते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 2 से 3 दिनों तक खामोशी, पुलिस का कोई एक्शन नहीं और उसके बाद 1044 लोगों की गुजरात के दंगों में मौत। प्रधानमंत्री तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी का गुजरात का दौरा और वहां पर जाकर प्रधानमंत्री मोदी को राजधर्म की याद दिलाना, एसआईटी का गठन होना, प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट, लेकिन साथ में उनकी भूमिका पर सवाल भी। के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। तो क्या अगर दूसरी सरकार आती है तो गुजरात दंगों की फाइल खुलेगी? क्या अगर दूसरी सरकार कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो पता किया जाएगा कि 3 से 4 दिनों तक तत्कालीन मुख्यमंत्री कहां थे,
क्यों उनकी तरफ से खामोशी बरती गई, और जो गोधरा में हुआ या जो गुजरात में दंगे हुए उसके पीछे किसका माइंड था। तो ये अगर फाइल क्या दोबारा खुलेगी, और अगर ये खुलती है तो क्या प्रधानमंत्री मोदी और जो तत्कालीन उस वक्त मुख्यमंत्री थे उनकी और गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये एक बड़ा सवाल है और शायद इसी सवाल ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बेचैन कर रखा है कि अगर किसी दूसरी पार्टी की सरकार वहां पे बन जाती है तो शायद मुश्किलें उनकी बढ़ जाएंगी। इसलिए बाई हुक बाई क्रुक उसको जीतना ही है, यानी गुजरात को जीतना ही है। इसके बाद दोस्तों एक और हत्याकांड है, एक और इनकाउंटर है जिस पे बात होती है, सवाल उठते हैं। इशरत जहां इनकाउंटर, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। 15 जून 2004 को मुंबई के नजदीक मुंब्रा की रहने वाली 19 साल की इशरत जहां गुजरात पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारी गई, और उसके साथ जावेद शेख, अहमद अली अकबर, राणा और जिशान जौहर भी मारे गए थे। कहा गया था कि लश्कर के आतंकी हैं और फिदाइन हमले के लिए गुजरात की तरफ जा रहे थे। तो क्या इसकी फाइल भी खुलेगी और पता किया जाएगा कि 19 साल की लड़की कब आतंकी बन गई। नवंबर 2005 सोहराबुद्दीन हत्याकांड, जिसको लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह से जब भी सवाल पूछा जाता है वो बेचैन हो जाते हैं, उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। दरअसल 23 नवंबर 2005 की बात है। सोहराबुद्दीन अपनी पत्नी के साथ हैदराबाद से अहमदाबाद जा रहे थे, तभी रात को गुजरात पुलिस ने उन्हें बस से उतार लिया और 3 दिन बाद उनकी लाश मिलती है। गृह मंत्री पर शक होता है और फिर उन्हें सजा भी होती है और फिर उन्हें ताड़ीफार भी गुजरात से कर दिया जाता है, यानी कि 2 साल तक वो गुजरात में नहीं रहते हैं, दिल्ली में आकर रहते हैं। तो क्या ये फाइल दोबारा से खुलेगी, क्या इसकी जांच फिर होगी? इससे भी बढ़कर जस्टिस लोया हत्याकांड की बात करना बहुत जरूरी है। गुजरात की बात होती है तो जस्टिस लोया की बात जरूर चर्चा में आती है, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी मौत हुई उस मौत पर कई सवाल हैं। कहा जाता है कि हार्ट अटैक से उनको मौत हुई, लेकिन जो 2002 के मामले हों या सोहराबुद्दीन हत्याकांड से जुड़ा हुआ मामला हो जिसकी जांच वो कर रहे थे, तो ये माना जाता है कि जो कुछ मौत उनकी जो हुई है वो सामान्य मौत नहीं थी, उसमें भी कुछ गड़बड़ हुई है। और जस्टिस लोया को की बात जब भी आती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी फिर बैकफुट पे आ जाती है। तो क्या कुछ राज छिपे हैं जस्टिस लोया की मौत में, और वो कौन से केस थे जिनकी जांच जस्टिस लोया कर रहे थे, जिनकी सुनवाई जस्टिस लोया कर रहे थे, और वो कौन सी सुनवाई थी जिसे जस्टिस लोया जल्द से जल्द पूरा कर देना चाहते थे, और क्या वाकई में उस सुनवाई से कोई बेचैन था, गुजरात लॉबी परेशान थी, और क्या और क्यों वो परेशान थे। तो क्या अगर दूसरी सरकार आती है तो जस्टिस लोया की मौत की फाइल फिर खुलेगी, क्योंकि वक्त वक्त पर जहां एक तरफ ये कहा जाता रहा कि जस्टिस लोया की मौत सामान्य थी, हार्ट अटैक से हुई, वहीं उस मौत पर कई सवाल भी खड़े हुए। आगे बढ़ेंगे एक और मुद्दा, लेकिन वो मुद्दा थोड़ा सा हटकर है दोस्तों। मुद्दा अडानी साम्राज्य का है। शायद मेरी तरह आपने भी कभी 2000 में अडानी का नाम नहीं सुना होगा, 2010 तक अडानी का नाम नहीं सुना होगा, 2014 तक कहीं कभी छोटी मोटी खबर अडानी के बारे में सुनी होगी, और लेकिन 2022 में वो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर आदमी बन जाते हैं। तो इतना बड़ा साम्राज्य अडानी ने खड़ा कैसे किया? क्या सरकार की तरफ से उनकी खुलकर मदद की गई? क्या उनको बिजनेस देने में सरकार की तरफ से रियायतें दी गई? क्या वाकई में अंबानी के खिलाफ किसी को खड़ा करना जरूरी था? इस पे भी बात हो सकती है और इसकी चर्चा भी की जा सकती है, और इस फाइल को भी खोला जा सकता है, क्योंकि 2016 में अडानी की संपत्ति मात्र 3.5 अरब डॉलर थी। तो अंदाजा लगाइए 2000 में कितनी रही होगी, लेकिन 2022 आते आते 122 अरब डॉलर पर पहुंच चुकी है। हम और आप तो जिंदगी में इतनी कल्पना भी नहीं कर सकते
जितना वो एक दिन में कमाते हैं उतना हम जिंदगी भर में नहीं कमा पाएंगे कभी। तो क्या सरकार की तरफ से उन्हें रियायतें दी गई और किस आधार पर उन्होंने इतनी तेजी से विकास किया? क्या ये फाइल भी खुल सकती है अगर दूसरी पार्टी कोई सत्ता में आती है? तो गुजरात की जमीन पर दोस्तों राज बहुत सारे दफन हैं और ऐसा लगता है कि अगर वाकई में सत्ता वहां पे पलटती है तो ये फाइलें फिर से खुल सकती हैं और अगर ये फाइलें खुल जाएंगी तो गुजरात लॉबी के लिए कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ जाएगी। और यही कारण है कि बाई हुक बाई क्रुक गुजरात लॉबी गुजरात जाने नहीं देगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।